जय भीम जय मूल निवासी साथियों, MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज संडे है और आज खास कार्यक्रम होता है हमारा MNT का संडे का पर्सपेक्टिव। इस कार्यक्रम में हम जो समाज में सामाजिक स्तर पर काम करने वाले, सोशल वर्क करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हैं, उनसे मिलते हैं और गुफ्तगू करते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले पूरे सप्ताह में और उसके पहले भी जो फुले अम्बेडकरी आंदोलन है, इस फुले अम्बेडकरी आंदोलन पर गहन चर्चा हुई और उसके विभिन्न जो अंग है उस पर MNT न्यूज़ नेटवर्क में जो प्राइम टाइम चर्चा सत्र है उस पर अलग अलग विषयों को चुना गया था। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो अधिवेशन का फुले अम्बेडकरी आंदोलन में अधिवेशनों का क्या महत्व होता है, इसके तहत हमने एक पूरी सीरीज चलाई और इसके तहत जो अधिवेशनों के अलग अलग आयाम है या अधिवेशन के तहत जो अलग अलग विषय है उस विषयों के ऊपर चर्चा हमने आयोजित की है। और पिछले पूरे सप्ताह में अधिवेशनों के विभिन्न अंग को हमने आपके सामने रखा और आज इसी कड़ी में पर्सपेक्टिव में हम जो आज चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा है कि बामसेफ यह जो राष्ट्रीय संगठन है, इस राष्ट्रीय संगठन को या बामसेफ को राष्ट्रीय मिशनरी संगठन बनाने में इसके जो अधिवेशन हुए हैं उस अधिवेशनों की क्या भूमिका रही है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ में आज इस चर्चा सत्र में सहभागी होने जा रहे हैं मूल निवासी BD बोरकर साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के, और वो लगभग मतलब बामसेफ के एक सीनियर कैडर रहे हैं और बामसेफ के सीनियर कार्यकर्ता भी रहे हैं और उनका इस संगठन के साथ में लंबा एसोसिएशन रहा है। तो उनसे इस चर्चा सत्र में हम चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक गुजारिश है कि यह जो कार्यक्रम है यह फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर लाइव है। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने परिवार के साथ में इसे देखें। और जो इस वीडियो को जो फेसबुक के तहत कार्यकर्ता देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो फेसबुक पर इसको अपने टाइमलाइन पर शेयर करें और अपने टाइमलाइन पर शेयर करने के बाद में वहाँ से वॉच पार्टी के तहत वो अपने सभी जो फ्रेंड सर्कल्स हैं उनको उनके साथ में चर्चा कर सकते हैं, उनके साथ में देख सकते हैं। तो आज की जो ये इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मूल निवासी BD बोरकर सर को। मूल निवासी BD बोरकर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है MNT न्यूज़ नेटवर्क के इस पर्सपेक्टिव कार्यक्रम में। जय भीम जय मूल निवासी। सर, आज का जो ये विषय है कि बामसेफ को राष्ट्रीय मिशनरी संगठन बनाने में इसके अधिवेशनों की भूमिका, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आपका जो एसोसिएशन है मतलब बामसेफ इस संगठन के साथ में लगभग 2017 तक आप इस संगठन के साथ में जुड़े रहे। तो सबसे पहले हम ये जो विषय है इस विषय के तहत हम लोग ये देखते हैं कि बाबा साहब ने भी कहा था कि मैंने मेरे समाज का संगठन नहीं बना पाया, लेकिन ये जो उनकी जो सोच थी उस सोच के तहत उन्होंने संगठन की नींव जरूर रखी थी और उसके तहत प्रयास किए थे, लेकिन उसे मूर्त रूप नहीं दे पाए थे या उसको एक प्रॉपर जो समाज का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, उसके तहत वो मूर्त रूप नहीं ले पाया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फुले अम्बेडकरी विचारधाराओं को लेकर बामसेफ संगठन आगे आया और जो हमारे महापुरुष उनकी विचारधारा और उद्देश्य था उसके तहत कार्य करने लगा। और इसी के मतलब धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो समाज में जागरूकता आई उसके तहत कई और संगठन भी फुले अम्बेडकर के नाम से कई और संगठन भी समाज में बने और वो कार्यरत है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि बाबा साहब फुले जी और पेरियार जी को जो अपेक्षित संगठन था, मतलब संगठन किस तरह से होना चाहिए, संगठन का जो उन्होंने एक सपना देखा था या एक जो उनकी सोच थी कि संगठन किस तरह से होना चाहिए, क्या ये जो सारे संगठन है आज समाज में जितने भी संगठन है वो सारे संगठन और बामसेफ यह संगठन, ये संगठनों को आप किस तरह से मतलब देखते हैं, मतलब जो हमारे महापुरुषों का जो सोच थी उस सोच के तहत जो संगठन निर्माण की प्रक्रिया में संगठन निर्माण होना चाहिए उसे बामसेफ एक संगठन और अन्य संगठन जो समाज में है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, कैसे आप तुलना करना चाहोगे? ठीक, सभी साथियों को
जय भीम, जय मूल निवासी। ये जो विषय आज हमारे सामने रखा है, वो विषय इस ढंग से रखा है, बामसेफ को राष्ट्रीय मिशनरी संगठन बनाने में इसके अधिवेशनों की भूमिका। आप ये देखेंगे कि मैं थोड़ा इसमें 2-3 मुद्दे इंपॉर्टेंट है कि मिशन क्या है, एक, फिर मिशनरी संगठन क्या है, फिर बामसेफ मिशनरी संगठन कैसे है, और इसको इस ढंग का मिशनरी संगठन बनाने के लिए जो बामसेफ निरंतर मतलब अपने अधिवेशन लगा रही है राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे, तो उसको ये मिशनरी संगठन बनाने में उसका क्या रोल रहा है, ऐसे 3-4 मुद्दे इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो और मैं एक आधा घंटा या 40 मिनट इसके ऊपर अपने विचार रखूंगा, और बाद में अगर किसी को अगर कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी हम देने की कोशिश करेंगे। किस चीज को हम मिशन कहेंगे, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। मिशन हर एक व्यक्ति के जीवन में दो 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 चीजें होती है, उसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके अपने जीने के, लाइफ के। एक होता है अपनी व्यक्तिगत, उसने अपना विकास करना, उसके लिए जो भी वो अपना जीवन का उद्देश्य बनाता है व्यक्तिगत स्तर पे, तो उसको हासिल करने के लिए उसने क्या करना है, एक तो ये होता है। तो एक ये उसका व्यक्तिगत मिशन हो गया है। दूसरा, वही व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में अपनी जो जिम्मेदारियां है, अपने समाज के बारे में जो सोचता है, तो उसके लिए भी वो एक अपना ऑब्जेक्टिव बनाता है। अब वो ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए फिर वो कैसे हासिल किया जा सकता है, इसका पूरा खाका आप कहेंगे, उसको बनाना पड़ता है। और वो अपने जो ऑब्जेक्टिव की उसको सबसे पहले क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बहुत बार मैंने देखा कि ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी नहीं होने की वजह से और उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने का जो रोड मैप है उसकी भी क्लैरिटी नहीं होने की वजह से बहुत सारे संगठनों के लोग वो उस दिशा में, ऑब्जेक्टिव के दिशा में काम करते हुए नजर नहीं आते। तो संगठन कैसे बनता है, पहले तो मैंने मिशन के बारे में बताया। तो जैसे बुद्धा ने अपना एक मिशन बनाया, क्या था बुद्धा का मिशन, क्या ऑब्जेक्टिव बनाया था उन्होंने, कि ये जो संसार को जब देखते हैं आदमी, क्योंकि उसका इनपुट्स कहाँ से मिलता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव अगर आप बनाते हो अपने आंदोलन का, अपने मिशन का अगर ऑब्जेक्टिव बनाते हो तो उसको वो इनपुट्स कहाँ से मिलते हैं, वैक्यूम से कोई चीज नहीं निकलती, वैक्यूम से नहीं निकलती। तो आप ये देखेंगे कि समाज में आदमी जब अपना जीवन यापन करते रहता है, तो जो डिफरेंट फोर्सेस है, आर्थिक फोर्सेस है, सामाजिक फोर्सेस है, राजनीतिक फोर्सेस है, कल्चरल फोर्सेस है, वो समाज जीवन में कार्यरत रहती है। और ये फोर्सेस जो है वो व्यक्ति के दिमाग पर असर डालती है। तो जो उसके जो परसेप्शन बनते हैं, ये जो उसके दिमाग पर जो असर डालती है, जो उसके इर्द गिर्द होने वाली जो एक्टिविटीज है, उसका जो असर दिमाग के ऊपर होता है, तो उसमें वो कुछ समस्याएं महसूस करता है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स जितना ज्यादा होता है उतना कंफ्यूजन ज्यादा होता है, और जब कंफ्यूजन ज्यादा होता है तो समस्या दिखाई देती, और जब समस्या दिखाई देती तो वो आपको ऑब्जेक्टिव भी, वो समस्या को हल करना है। मतलब आपको अपना ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए समाज जीवन की जो समस्याएं है वो आपको इनपुट्स देती है अपना ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। तो जब लॉर्ड बुद्धा की अगर बात करते हैं तो उनको क्या दिखा अपने समाज में, तो समाज में उन्होंने देखा कि हर इंसान किसी न किसी कारणवश वो दुखी है। अगर वो राजा भी है तो दुखी है, वो बेघर भी है तो दुखी है। तो आफ्टर ऑल ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने इसको अपना ऑब्जेक्टिव बनाया कि ये क्या है, इसको समझना जरूरी है, और इसको फिर इसको कम
कैसे किया जा सकता है, उसका रास्ता ढूंढना जरूरी है। और यही उन्होंने अपने मिशन का उद्देश्य बनाया और इसके साथ लगे। आप ये देखेंगे कि ये जो संगठन बनने की प्रक्रिया है, तो जो एक व्यक्ति है, इसलिए मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अदरवाइज होना चाहिए, क्योंकि ये अधिवेशनों की तो क्या भूमिका है हम ये देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक व्यक्ति ही होता है, इस चीज को समझना चाहिए। एक व्यक्ति होता है, उसका एक सामाजिक मिशन होता है, जैसे मैंने अभी बताया, और वो मिशन कैसे हासिल करना चाहिए इसके बारे में जो निरंतर चिंतनशील होके अपने मेंटल लेवल पे वो पूरा क्लियर होता है कि ये रास्ता है, ये रास्ते से हम जाएंगे तो हम अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेंगे। तो पहले ऐसे ही मिशनरी लोग, जहां तक बामसेप के संदर्भ में अगर हम अभी सोचते हैं, तो कुछ मिशनरी लोग जो है उन्होंने ये सोचा है सबसे पहले कि क्या करना चाहिए, क्या समस्या है हमारी। तो उन्होंने जो अपना समाज है, जिसको आज हम मूल निवासी बहुजन समाज कहते हैं, तो उस समाज की क्या समस्या है उन्होंने वो परसीव किया पहले कि क्या समस्या है। तो आप ये देखेंगे कि उनकी जो अधिकार है, भारत के संविधान में जो उनके जो अधिकार है, वो अधिकार उनको उस रूप में नहीं मिल रहे जितने भारतीय संविधान ने उनको दिया है। तो इसलिए उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव और मिशन बनाया कि भारत के संविधान में जो उनको इक्वालिटी के अधिकार है, जो जस्टिस का अधिकार है, जो लिबर्टी का अधिकार है, ये अधिकार कैसे उनको दिलाना चाहिए, ये उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया। जब ये ऑब्जेक्टिव बनाया तो उसमें एक व्यक्ति जो इसने भी ऑब्जेक्टिव बनाया, जैसे हम कहते हैं कि इसमें कांशी राम जी थे, कापड़े साहब थे, दीना भामा थे, यहाँ से शुरुआत हुई है। तो उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव बना के इसके लिए काम करने के लिए वो निकले। तो कैसे फिर इन्होंने बनाया, तो उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव और अपना रास्ता, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने का रास्ता व्यक्तिगत स्तर पे जाके लोगों को समझाया कि क्या आपको नहीं लगता जो मुझे लग रहा है कि ये हमारे समाज की समस्या है और इस समस्या को हल करना चाहिए, ऐसा क्या आपको नहीं लगता। तो समस्या के बारे में समझाया, समस्या के बाद वो कैसे हल हो सकती है ये भी समझाया। मतलब कुछ मिशनरी लोगों ने समाज के दूसरे लोगों के पास जाकर ये बातें समझाई, और जब उनको लगा कि हाँ बात सही है, ये जो कह रहे हैं, तो इनके साथ हमने जुड़ना चाहिए। तो अब जैसे आप देखिए कि अभी संगठन, जो हम मिशनरी संगठन की बात करते हैं, तो पहले तो मिशन के बारे में मैंने समझाया, फिर मिशनरी संगठन, तो संगठन बनने की प्रक्रिया वहां से शुरू होती है। एक आदमी पूरे क्लैरिटी के साथ, विचारधारा के साथ रास्ता, रोड मैप जो बनाते हैं, इसमें हमने मतलब बामसेप के संदर्भ में देखेंगे तो फुले आम्बेडकरेट विचारधारा, जो क्या है ये विचारधारा, इन कम शब्दों में अगर बताया जाए तो ये विचारधारा ये है कि एक ऐसा समाज निर्माण करना जिस समाज में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस हो, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। और इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो रोड मैप बनाया, तो उन्होंने देखा कि इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए बुद्धा ने काम किया, फुले साहब ने काम किया, बाबा साहब ने किया, पेरियार ने किया, और भी हमारे जितने महापुरुष है। तो इसलिए आज हम उसको सम्मानित करते हैं फुले आम्बेडकरी विचारधारा के अंतर्गत। तो ये एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जाके समझाया और उसको लगा कि ये बात सही है, ये होना चाहिए, अदरवाइज तो हमारे अधिकार अगर नहीं मिलते तो राइट्स आर नो राइट्स। बाबा साहब ने कहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि राइट्स आर नो राइट्स अनलेस दे आर रेमेडीज आर प्रोवाइडेड फॉर अचीविंग दोज राइट्स। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो है लेकिन व्यवहार में नहीं है। तो इसको क्या करना चाहिए, ये जब उन्होंने समझाया, लोगों की समझ में आया, तो दूसरा आदमी को लगा कि हाँ ये बात सही है। जैसे ही दूसरा आदमी उनके साथ जुड़ा तो संगठन बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब ये संगठन बनने की प्रक्रिया, तो फिर वो दो व्यक्ति फिर और लोगों को समझाना शुरू कर दिए।
तो धीरे 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 ये ज्यादा लोगों को समझाना शुरू हो गया और लोग समझने लगे। अब समझने लगने के बाद आप उसको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उसके नहीं तो बड़ा हौच-पौच होगा। जो आदमी जिसने पहली बार आइडियाज रखी अपने मिशन की, वो आदमी जैसा कहेगा ऑल द टाइम वैसे ही करना चाहिए। आज की तारीख में वो एक्स चीज बराबर है बोल रहा है, दूसरी बार वो एक्स बराबर नहीं है, वाई बराबर है, तो ये नहीं होता। ये इसको मिशनरी संगठन नहीं कहते। तो आपको उसको बायलॉज में कन्वर्ट करना पड़ता है और बायलॉज में कन्वर्ट करके रूल्स बनाने पड़ते, नियम बनाने पड़ते कि भाई हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमारा ये विचारधारा है और इसके दायरे में हमें अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है। से फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, अभी किसानों की समस्या है। किसान अपने ढंग से, किसानों के संगठन जो है अपने ढंग से अपनी समस्याओं को हल करने के लिए वो धरना प्रदर्शन के ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन क्या हमारी विचारधारा के तहत किसानों की समस्याओं को हमने कैसे हल करना चाहिए, क्या वो एग्जैक्टली वही है जो आज वो कर रहे हैं? ये तो इसलिए अपने विचारधारा के तहत समाज की जो भिन्न भिन्न समस्या है, ओवरऑल समस्या है, महिलाओं की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, एजुकेशन की समस्या, इन समस्याओं को हमारी विचारधारा के तहत अल्टीमेटली कैसे हासिल करना चाहिए, वो उसका जो रोड मैप है उसके बारे में क्लैरिटी। तो संगठन बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो संगठन बनने की प्रक्रिया में जब बहुत ज्यादा लोग आते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को नियंत्रित करने के लिए आपको सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ते हैं। और जब सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं तो इसकी जो बखूबी जो चीज है वो ये है कि वो रूल्स जिसने बनाए वो भी, उनके लिए भी वो बंधनकारक हो जाते। मतलब वो उसके प्रेसिडेंट हो सकते हैं, उस संगठन के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन वो जो रूल बन जाते हैं तो रूल के अंदर आ जाते, हर व्यक्ति उसके अंदर आ जाता है। मतलब वो भी व्यक्ति उसके अंदर आता है जिसने वो बनाए। तो मैंने बनाया तो मैं इसके ऊपर हूं, सर्वे सर्वा हूं, ऐसा नहीं होता। वो भी उसके अंदर है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी यही है कि एक बार आपने कानून बना दिए, कानून बनाने तक पार्लियामेंट में मेंबर पार्लियामेंट अपनी बात रखते हैं, लेकिन जैसे ही कानून बन गया तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर को भी लागू हो जाता है। जितने मेंबर पार्लियामेंट है वो ये नहीं कह सकते हमने तो बनाया ये है और आप हम ही को बोलते हैं कि इसको फॉलो करो। नहीं, उनको फॉलो करना जरूरी है। तो आप ये देखेंगे कि ये एक सेट ऑफ रूल्स जो है ये डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट है। तो इस ढंग से आप ये देखेंगे कि ये संगठन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब आप ये देखेंगे कि बहुत बार वो व्यक्ति आके आज बोल रहा है कि हाँ यार आपने जो कहा ये बात मुझे तो पसंद आई है, आपकी बात पसंद है और मैं आपके साथ हूं, ऐसा वो बताता है। और ऐसा बताने के बाद दूसरे दिन आके बोलता है कि कल मैं आपके साथ था, अभी मैं आपके साथ नहीं हूं। तो जो संगठन बना था दूसरा आदमी जुड़ने से, संगठन टूट गया। ऐसा क्यों होता है? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हर कार्यकर्ता को इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि वो जो व्यक्ति है, पहला जो व्यक्ति है जिसने आइडियाज डेवलप किया, जिसने ऑब्जेक्टिव बनाया और जिसने अपना रोड मैप बनाया, वो पूरे चिंतन के साथ उसने वो सब चीज बनाई हुई है। दूसरा व्यक्ति जिसको समझाया उसने सिर्फ सुना है, पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने सुना है, लेकिन वो चिंतन नहीं किया जितना पहले व्यक्ति ने किया। तो जब वो घर में जाता है और सोचता है कि ये कैसे होगा, उसको वो क्लैरिटी नहीं आती। जो पहले व्यक्ति को क्लैरिटी रहती है, जिसने अपने जीवन का ऑब्जेक्टिव बनाया, अपने मिशन बनाया, उसको फुल क्लैरिटी रहती है। दूसरे व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं रहती क्योंकि उसने सिर्फ सुना हुआ होता है। तो इसलिए सुनने से जो है, जिसको जिसको श्रुतिमय प्रज्ञा कहा है बुद्धिज्म में, तो वो सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो चिरस्थायी ज्ञान नहीं होता है। वो थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगता है,
लेकिन जो चिंतन करके ज्ञान प्राप्त होता है उससे फुल क्लैरिटी आती है। और इसलिए दूसरा व्यक्ति बोलता है कि कल तक मैं आपके साथ था लेकिन आज मैं आपके साथ नहीं, तो संगठन टूट गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज जो है संगठन बनाने के लिए वो है ऑब्जेक्टिव की फुल क्लैरिटी, आइडियोलॉजी की फुल क्लैरिटी। जब तक इस ढंग के कार्यकर्ता संगठन के दायरे में नहीं आते जिसको ऑब्जेक्टिव की फुल क्लैरिटी हो, वो ऑब्जेक्टिव हासिल करने का जो रोड मैप है, जो रास्ता है, उसकी जब तक उसको फुल क्लैरिटी नहीं हो और उन ऑब्जेक्टिव के साथ और वो रोड मैप के साथ उसका कमिटमेंट नहीं हो, मतलब उसको क्लैरिटी आ गई, उसकी समझ में आ गया, और लेकिन उसके साथ उसका कमिटमेंट नहीं है कि ये करना ही है, ये नहीं करेंगे तो इस समाज के लिए जो हम काम करना चाहते हैं, जिस समाज को हम उनके अधिकार दिलाना चाहते हैं, वो अधिकार उनको मिल नहीं सकते, और इसलिए मैंने ये करना ही चाहिए। बुद्धा की ये इस लेवल की कमिटमेंट थी, बाबा साहब की इस लेवल की कमिटमेंट थी, फुले साहब की इस लेवल की कमिटमेंट थी, और जितने भी हमारे महापुरुष रहे उन्होंने जो जो भी अपने अपने टाइम फ्रेम में किया, पीरियड में किया, इस कमिटमेंट के साथ किया, इसलिए वो रिजल्ट्स निकाल सके। तो इसलिए एक मिशनरी संगठन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑब्जेक्टिव की फुल क्लैरिटी होनी चाहिए, रोड मैप की फुल क्लैरिटी होनी चाहिए, और उस ऑब्जेक्टिव के साथ उसका कमिटमेंट होना चाहिए। जिस लेवल पे उसका कमिटमेंट होगा उसी लेवल में वो फील्ड में जाके संगठन के लिए, उस आंदोलन के लिए रिजल्ट निकाल पाएगा। तो ये होता है मिशनरी संगठन। अब ये मिशनरी संगठन जो बना, तो एक अब उसको हमने नाम XYZ नाम, कुछ भी नाम दे देते। शुरुआत तो मैंने इसी ढंग से किया, एक व्यक्ति ही बनाता है। अब उसको हमने बामसेप नाम दिया क्योंकि इसमें हमने कर्मचारियों को इन्वॉल्व किया। क्योंकि वो जो रोड मैप बनाया था, उस रोड मैप में ये समझ में आया कि भाई रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी भी आंदोलन को खड़ा करना है, किसी भी ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है, तो आपको उसको हासिल करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, और स्पेशली ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। तो बामसेप के दायरे में हम जब सोचते हैं तो इन्होंने कर्मचारी के लोगों को, मतलब अपना उसको क्या कहेंगे, उसके ऊपर इसको फाउंडेशन खड़ा किया, क्योंकि कर्मचारियों का संगठन उन्होंने बनाने का निर्णय किया इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, इस रोड मैप के थ्रू। क्योंकि इसके जो रिसोर्सेस लगते हैं तो कर्मचारी एक इसके लिए जो 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 उसको उसकी जो बुद्धि का विकास है या उसकी जो समझ है, वो समझ रिलेटिवली हम समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक कर्मचारी है तो उसको बहुत ज्यादा समझ है, एक IAS अधिकारी है तो उसको बहुत ज्यादा समझ है, और एक अगर अनपढ़ व्यक्ति है तो उसको समझ नहीं। ऐसी इस ढंग की धारणाएं ठीक नहीं है, रिलेटिवली हो सकती है समझ। क्योंकि जब फुले साहब के बारे में देखेंगे तो फुले साहब ने 10वीं कक्षा भी पास नहीं किया था, लेकिन फुले साहब एक महान ज्ञानी थे, कबीर साहब महान ज्ञानी थे, रविदास जी महान ज्ञानी थे। तो आप ये देखेंगे कि इस ढंग की समझ नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। तो एक कर्मचारी का वर्ग ढूंढा कि भाई दे कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, इफ वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू देम, वो इस चीज को अच्छी से समझ सकते हैं, और जो आंदोलन के लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगते हैं वो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे सकते हैं। तो इस ढंग से एक मिशनरी संगठन बना, उसको हमने बामसेप का नाम दिया। अब हम आते हैं कि भाई बामसेप तो हमने बना दिया, अभी बामसेप को फिर अधिवेशन क्यों लगाने चाहिए? अधिवेशन इसलिए लगाने चाहिए कि सोसाइटी इज ऑलवेज इन द फ्लक्स ऑफ डायनामिज्म। सोसाइटी स्थिर नहीं है, सोसाइटी स्थिर नहीं है। मेरा मतलब ये है कि सोसाइटी मतलब सोसाइटी के जो लोग हैं उसमें थॉट्स की इंटरेक्शंस होती रहती है, कहीं किस्म की समस्याएं आती है टाइम टू टाइम। मतलब आज एक समस्या आई, उस समस्या को हल करने के लिए गए तो दूसरी समस्या आ गई, दूसरी आई तो तीसरी आ गई। तो इसलिए सोसाइटी इज ऑलवेज इन दी फ्लक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, भिन्न भिन्न चीजें आती रहती है। तो इसलिए निरंतर तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करें? जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी कंफ्यूजन बढ़ेगा, जैसे मैंने शुरू में कहा
कॉन्फ्लिक्ट आई, कंफ्यूजन बढ़ा। कंफ्यूजन को जब तक दूर नहीं करते आपके आंदोलन को गति नहीं मिल सकती। आपके ऑब्जेक्टिव को जो हासिल करने के लिए है उसमें समाज जीवन में अगर कंफ्यूजन है तो आप अपनी बात लोगों को जाके समझाते हैं और आप समझाने लगते हैं तो लोग अपनी समस्याएं आपको बताते हैं। एक कार्यकर्ता बामसेप का गया, समझाने लगा तो बोलता है अरे तुम्हारा इसके बारे में, ये फार्मर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, ये अन्याय अत्याचार हो रहे इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो वो फिर कार्यकर्ता अगर अपनी ऑब्जेक्टिव के साथ क्लियर नहीं है, अपने रोड मैप के साथ क्लियर नहीं है और उसका कमिटमेंट अपने ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं है तो वो कंफ्यूजन को दूर नहीं कर सकता। वो उन समस्याओं को हमारी आइडियोलॉजी के अंतर्गत हम कैसे हल कर सकते हैं और आज वो क्यों ये समस्याएं आ रही है, इसके बारे में जब तक वो फुल क्लैरिटी के साथ उस व्यक्ति को नहीं समझाएगा तो तब तक वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ेगा और वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा तो आपका आंदोलन भी नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए ये क्लैरिटी कहाँ देनी है, तो ये क्लैरिटी हम मतलब क्योंकि हमने सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव कमिटीज होती है, नेशनल लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, स्टेट लेवल की एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड डाउनवर्ड। तो वो जो कमिटियों के माध्यम से वो जो भी इश्यूज आपके सामने आते हैं उस इश्यूज को क्लैरिटी देनी पड़ती है, इसीलिए पार्लियामेंट। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ है, उस ढंग से कर लो, लेकिन सोसाइटी एक प्रोसेस ऑफ डायनामिक्स में जाती रहती है तो समस्याएं आती रहती है, समस्याओं को कैसे हल करना चाहिए इसके लिए चर्चा होना बहुत जरूरी है और चर्चा करके उसका सही हल ढूंढना जरूरी है और इसलिए ये अधिवेशन लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब केंद्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी, डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी, समस्या जो आई है वो आखिरी तक मतलब केंद्रीय कार्यकारिणी में हल होनी चाहिए और फिर इसकी फुल क्लैरिटी सोसाइटी को देना। सोसाइटी में जब तक आप बड़े पैमाने में इसको एड्रेस नहीं करेंगे, एक व्यक्तिगत स्तर पे आपके कार्यकर्ता कर रहे, घर घर जाके कर रहे, मीटिंगें लगा रहे, कैडर कैंप लगा रहे, वो तो ठीक है, लेकिन ये एक बड़े पैमाने की सोसाइटी को इस एड्रेस को इशू नहीं करेंगे, इस इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे तो सोसाइटी उस चीज को जैसे समझना चाहिए वो नहीं समझेगी और सोसाइटी अगर नहीं समझी तो फिर वो आप अपना ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकते। अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए अधिवेशनों की लगाना जरूरी है। यहां तक अभी हम आ गए। अब इसका क्या इंपैक्ट होता है, हमारा जो बेसिक अभी जो इश्यू जो बनाया हुआ है वो यही है कि ये जो बामसेप के अधिवेशन है इनका इसको मिशनरी संगठन बनाने में क्या रोल है। तो आप ये देखेंगे कि जो मिशनर बामसेप ऐसे ही कार्यकर्ताओं का संगठन है, जो मिशनरी है, जो ऑब्जेक्टिव के साथ बिल्कुल क्लियर है, वो आइडियोलॉजी के साथ बिल्कुल क्लियर है और उनका पूरा समर्पण है कि ये हमें करना है। तो ऐसे कार्यकर्ता जब राष्ट्रीय अधिवेशन में जो लोग आते हैं उन लोगों को अपने कार्यकर्ता आते हैं और भी लोग आते हैं, जो हमारे पब्लिक सेशन होते हैं उसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो आपके संगठन का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक के लिए वो सेशन है, जनता के लिए है और जनता के लिए करना भी जरूरी है क्योंकि ये सब चीजें हम अपने लिए तो कर नहीं रहे, जनता की समस्याओं को हल करने के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए पब्लिक सेशन होते हैं, उसमें पब्लिक आती है और पब्लिक को उसको क्लैरिटी देने के लिए अधिवेशन बहुत जरूरी है। अब इसमें होता क्या है, इसका जब उसका ये मिशनरी संगठन बनाने के लिए उसका कैसे फायदा होता है, आप ये देखेंगे कि समाज जीवन में सिर्फ बामसेप में जितने लोग काम कर रहे हैं उतने ही लोग अपने समाज के प्रति ऑनेस्ट एंड सिंसियर है, ऐसा नहीं। इतने लाखों लोग हैं कि वो रियली मतलब दे वांटेड टू डू समथिंग फॉर देयर सोसाइटी। उनको एहसास है कि बाबा साहब ने जो भी मैसेज दिया था हम लोगों को कि भाई आपने अपने समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, तो बाबा साहब के आंदोलन से, फुले साहब के आंदोलन से समाज जीवन में ऐसे लोग हैं, वो बामसेप में तो है ही, बामसेप के अलावा भी ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी जितनी समझ विकसित हुई है उनको जो लगता है
कि हम अपने समाज का आंदोलन या अपने समाज की सेवा इस ढंग से कर सकते हैं। कोई रिलीजन के माध्यम से करता है, कोई सोशल वर्क के माध्यम से करता है, कोई एजुकेशन के क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, ये अपने अपने ढंग से वो सोचते हैं, क्योंकि तो उनको लगता है कि ये करने से हम अपना ऑब्जेक्टिव जो है हासिल कर लेंगे। उन्होंने एक अपना ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ। जैसे आज मैं सुन रहा था, अभी जो 5:30 बजे का जो सेशन था मराठी में, वो मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी मिस्टर हलकारे ने काफी अच्छी ढंग से अपनी बात रखी, और वो अनिस में काम करते हैं और वहां के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। तो उन्होंने अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया है, वो निरंतर उसके लिए लगे हुए हैं, वो उनके निरंतर उसके लिए लगे। तो ऐसे कई लोग हैं, वो ऑनेस्ट है, वो सिंसियर है, तो उनको ओवरऑल प्रॉब्लम अगर हमें हल करना है तो उनकी जितनी समझ है उसके अनुसार ही वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता जब ऐसे कार्यकर्ताओं के पास जाता है और उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, तो मैंने ये देखा बामसेप में, मैंने ये देखा है कि बामसेप के कार्यकर्ताओं ने ऐसे जो लोगों को अपने अपने एरिया में स्पॉट किया कि ये व्यक्ति जो है हमारे आंदोलन को, या जो हम चला रहे हैं अल्टीमेटली अपने समाज के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, अपने आंदोलन के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, तो जिस भी व्यक्ति को हमारे कार्यकर्ताओं ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे स्पॉट किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने उन लोगों की टिकट भर के अधिवेशनों में लाया है। क्यों लाया उन्होंने उनकी टिकट भर के? उनको ये लगता है, वो कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि ये जो कार्यकर्ता इंडिपेंडेंटली कुछ एरिया में सामाजिक कार्य कर रहा है, उसकी अपनी समझ के अनुसार ये कार्यकर्ता बहुत जरूरी है, है, ये सिंसियर है, और हम जो एक व्यापक आंदोलन चला रहे हैं और अल्टीमेटली अपने समाज के अधिकार दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं, इसमें इस व्यक्ति की होना जरूरी है, और इसलिए उसकी टिकट भर के उन्होंने अधिवेशन में लाया। वो नया व्यक्ति आ गया। जब वो नया व्यक्ति आ गया और बामसेप के जो पुराने कार्यकर्ता अधिवेशनों में लगे हुए हैं, जब उनका समर्पण वो देखता है, उनकी जो भावना देखता है, जिस भावना से वो अपनी बात को रख रहे हैं, जिस भावना से समर्पित भावना से भी उनको काम दिया, सफाई का काम दिया, बर्तन धपाने का काम दिया, किचन का काम दिया, टॉयलेट्स की मैनेजमेंट का काम दिया, वो उसी भावना से करते हैं। और ये जो लोग हैं इस आंदोलन में, ये बहुत हाईली प्लेस्ड भी लोग हैं, मतलब अपने अपने ऑफिसेस में ये बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी भी है, लेकिन वहां ये अपने अधिकार, हम बहुत बड़े अधिकारी है, इसका दिखावा वो नहीं करते। हम अपने समाज के एक सामान्य कार्यकर्ता है, तो इससे जो उनमें जो मोटिवेशन पैदा होता है नए लोगों में, तो वो जो व्यक्ति अल्टीमेटली वो तो समाज के लिए कुछ करना चाहता ही है। और जब इस संगठन में ये जब चीजें देखते हैं अधिवेशनों में, तो वो उसमें इस संगठन के साथ जुड़ता है। तो इसमें मिशनरी संगठन अभी बना तो पहले कुछ मिशनरियों ने बनाया, और अधिवेशन हुए, और अधिवेशन में जो नए सिरे से जो लोग आए, वो आपका कमिटमेंट अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति समर्पण जो है, उसकी वजह से वो आपसे जुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा व्यापक काम है। तो ये फंडामेंटल वर्क है हमारा। इस आंदोलन का अगर फंडामेंटल वर्क अगर कुछ होगा, तो वो ये है कि इस आंदोलन के जो कार्यकर्ता, जो समर्पित हम बोलते हैं, उन्होंने समाज में जाना, और समाज में जाने का मतलब किसी एक कास्ट में नहीं, तो जिसको हम मूल निवासी बहुजन समाज कहते हैं, उस समाज के लोगों को तक जाना, उनको इस आंदोलन के माध्यम से अपनी अल्टीमेट समस्याएं कैसे हल हो सकती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कैसे मिल सकते हैं, ये समाज में जाके लोगों को समझाना, उनको स्पॉट करना, उनको स्पॉट करके उनको अधिवेशनों में लाना, जिला अधिवेशनों में लाना, राज्य अधिवेशनों में लाना, राष्ट्रीय अधिवेशनों में लाना। ऐसे ज्यादा से ज्यादा समाज का जो रॉ मटेरियल है, जो व्यक्तिगत स्तर पे जी रहा है लेकिन भावना रखता है समाज के लिए कुछ करने की, उन लोगों को अधिवेशनों में लाना, और अधिवेशनों के में उनके ऊपर जो
हमारे कमिटमेंट का, हमारे मैनेजमेंट का, डिफरेंट किस्म की हमारी मैनेजमेंट का असर होता है, हमारे कमिटमेंट का असर होता है, हमारे हमारे जो नॉलेज लेवल हमारे कार्यकर्ता जो वहां से प्रोड्यूस करते हैं, नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं, उसका असर होता है। तो मैंने देखा अभी इस चैनल के माध्यम से देखा कि कई कार्यकर्ताओं ने, महिला कार्यकर्ताओं ने, विद्यार्थियों ने ये बताया है कि हमें हम ये जो सीख मिली हमें बामसेप से, इससे हम मोटिवेट हुए और मोटिवेट होके बामसेपी अधिवेशनों में गए, वहां से मोटिवेट हुए और हम इसमें लगे हुए हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसी ढंग से इसका असर होता है और ये ऐसे बढ़ता है। तो जिस अनुपात में ये काम हम करेंगे, मतलब बामसेप करें और बामसेप के जितने भी ऑफशूट है और भी बनने हैं, ऐसे कई एरियाज है अभी हमने नहीं बना पाए, इससे दर्शाता है कि हम मतलब उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, उन समस्याओं के ऊपर फोकस मैनर में काम करने की जो जरूरत है वो हम नहीं कर पाए। जैसे वकील लोगों की हमें बहुत जरूरत है, उनका एक संगठन होना चाहिए, हमारे लेबर्स की समस्या है उनका संगठन होना चाहिए, हमारे महिलाओं के है उसका संगठन होना चाहिए। ऐसे कल्चरल विंग्स है, कल्चरल तो बनाया है जिसको हमने वो कल्चरल शब्द नहीं यूज कर रहे, उसको सिविलाइजेशन यूज करते हैं। तो वो जो भी है, तो ये काम करना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और ये अगर हम ऐसा करेंगे तो ये निरंतर बढ़ेगा। तो अब ये कमिटमेंट अगर अधिवेशन के तक ही हम अगर कमिटमेंट दिखाते हैं, वहां ही दिखती है, और बाद में ये कार्यकर्ता जो है अपने वहां जाके जो उसका काम है निरंतर समाज में जाके मीटिंगें लेना, समझाना और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाना, डिस्ट्रिक्ट से तहसील लेवल तक जाना, गांव लेवल तक जाना, वहां ये सब चीजें समझाना और समझा के उन लोगों को अंदर लाना और अधिवेशनों में लाना, वहां से धीरे 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 ये मिशन के लिए एक एक बहुत बड़ी फौज पैदा होगी। और यही काम है, बुद्धा ने भी यही काम किया। आप बुद्धा ने कैसे अपना आंदोलन खड़ा किया? बुद्धा ने ऐसे ही किया। वो जाके लोगों को समझाते रहे और लोग उनके साथ जुड़ते रहे। क्यों क्यों जुड़े उनके साथ लोग? क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्टिव के और रोड मैप के साथ फुल्ली क्लियर थे और फुल्ली कमिटेड थे। तो जो लोग फुल्ली कमिटेड है और ऑब्जेक्टिव के साथ फुल क्लैरिटी के साथ जुड़े हुए हैं और उनको कैसे उसको हासिल करना है, तो वही लोग जो है सही मिशनरी कहलाएंगे। और ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज निर्माण करने के लिए अधिवेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद बुरकर सर। आपने बड़े ही विस्तारित रूप में जो अधिवेशन होते हैं और ख़ास तौर से जो एक मिशन क्या होता है, मिशनरी संगठन क्या होता है, मिशनरी कार्यकर्ता क्या होता है और इनका जो उद्देश्य है या हमारे महापुरुषों ने जिस तरीके से ओवरऑल अपना जो ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखा, उसके तहत जो उन्होंने अपना कार्य किया और वो मिशनरी झील को लेकर बामसेफ यह संगठन भी आगे कार्य कर रहा है। तो ये जो अधिवेशनों का सिलसिला है या अधिवेशन का दौर है, तो हम लोग देखते हैं कि जो बामसेफ संगठन है वो मतलब 1973 में इसकी नींव रखी गई थी और 1978 में इसको मुहूर्त रूप देकर यह समाज में कार्यरत कर रहा है। और तब से लेकर मतलब 1979 में इसका पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ था और तब से लेकर आज तक लगभग 42 साल हो गए। और इस 42 सालों में सिर्फ मेरे ख्याल से 82 से 86 तक सिर्फ अधिवेशन नहीं हो पाए थे, लेकिन बाकी सभी साल में अधिवेशन हुए। तो मतलब अभी तक 37 इस साल का जो है वो 37वां अधिवेशन है। तो आज तक ये 36 ऑलमोस्ट राष्ट्रीय अधिवेशन हुए हैं। इन 36 राष्ट्रीय अधिवेशनों का जो सफ़र है, ये सफ़र के तहत हम देखते हैं कि मतलब शुरुआत में बामसेफ के अधिवेशन में जो चीफ गेस्ट आते थे वो भी मतलब समाज के जो मानचिन बद्दल काम करने वाले लोग थे, व्यक्ति है, उसमें से वो लोग आते थे। और जैसे पहले अधिवेशन के स्पीकर की तरफ देखते हैं कि वी अन्नुमथाई जो पेरियार इक्वल राइट्स कमेटी के सदस्य थे उनको बुलाया गया था। दूसरे अधिवेशन में हाजी अब्दुल करीम पारिक जी को बुलाया गया था। तीसरे अधिवेशन में कर्पूरी ठाकुर जी को बुलाया गया था। इसके बाद वाले अधिवेशन में रामस्वरूप वर्मा जी को बुलाया गया था। तो एक तरह से ये नज़र आता है कि
जो समाज के गणचिन्ह या गणमान्य लोग होते हैं, उनको अधिवेशनों में खास तौर से जो चीफ गेस्ट के तहत बुलाए जाते हैं, ये भी मतलब एक बामसेफ की खासियत रही है। तो ये जो अभी तक 36 अधिवेशनों में अलग अलग समाज के जो ये चीफ गेस्ट बामसेफ के अधिवेशनों में आए हैं, और तो मुझे मतलब ये जो इनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल सामाजिक आंदोलन के तहत और बामसेफ को राष्ट्रीय मिशनरी लेवल तक लेके जाने में, जो ये चीफ गेस्ट है और ख़ास तौर से जो बामसेफ का ये अधिवेशन अभी 4 दिन का हो रहा है, पहले 2 या 3 दिन का होता था। ये चारों दिन में जिस तरह से मतलब गतिविधियाँ होती है, और ख़ास तौर से जो इसके अलग अलग चुन चुन कर विषय जो इसमें लाए जाते हैं, जो मतलब वर्तमान में सामाजिक लेवल पर बहुत ही मतलब मायने रखते हैं। और इन अधिवेशनों में एक तरह से ये भी देखा जाता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैडर जो है, मतलब संगठन, मिशनरी संगठन में कार्यकर्ता ने किस तरह से कार्य करना चाहिए। और इतना ही नहीं, तो समाज का जो हर एक तबका है, मतलब चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे पेंशनर है, मतलब समाज का हर वो सदस्य जो है, उसने मिशनरी झील से किस तरह से काम करना चाहिए। इस तरह का क्या इन्वॉल्वमेंट अधिवेशनों में हुआ है, और क्या जो ये प्रक्रिया है बामसेफ के 4 दिन के अधिवेशनों की, इसका असर जो है वो बामसेफ के एक राष्ट्रीय स्तर पर मिशनरी संगठन बनाने में हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जरूर हुआ है। देखिए, हम जिन लोगों को बुलाए हैं इन अधिवेशनों में एक उद्घाटक की तरह या चीफ गेस्ट की हैसियत में, वो अपने एरिया में, अपने अपने एरिया में मान्यता प्राप्त लोग हैं। और सिर्फ मान्यता प्राप्त ही लोग नहीं है, तो जिस ऑब्जेक्टिव को लेके हम काम कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को लेके अपने तरीके से, अपने रोड मैप के तहत वो अपने अपने एरिया में काम करने वाले वो साथी है। और उन्होंने कुछ हासिल किया है, उनकी एक मान्यता है। ऐसे लोगों को बुलाने के पीछे मूलभूत आइडिया ये है कि हमें जो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन चाहिए, एक समाज के भिन्न भिन्न तबके जो है, जो कास्ट में बंधे हुए हैं ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में, उन तबकों के लोगों में जाना जरूरी है। और स्पेशली उन लोगों में जाना तो जरूरी है, लेकिन उनमें से जो लोग मतलब गणमान्य है या मान्यता प्राप्त है, वो लोग अगर बामसेफ के अधिवेशन में जाते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, बामसेफ का काम करने के तौर तरीके देखते हैं, बामसेफ के कार्यकर्ताओं को परखते हैं, बामसेफ में जो सेंस ऑफ कमिटमेंट है ऑब्जेक्टिव के प्रति वो महसूस करते हैं, तो जब वो अपने एरिया में जाते हैं और अपने संगठन में ये चीजें बताते हैं कि भाई ये एक संगठन हमारे समाज का बन रहा है, जो ऑल इंडिया स्तर का संगठन है, और ये संगठन में ऑफिसर से लेके सिपाही तक, चपरासी तक सब लोग मिलके काम करते हैं। कोई वहां अफसर नहीं होता और कोई वहां सिपाही नहीं होता। जो भी होता है वो इस समाज का एक कमिटेड कार्यकर्ता होता है, इस आंदोलन का कार्यकर्ता होता है। तो ये बातें वो अपने अपने एरिया में समझाते हैं। तो उनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आपके संगठन को मान्यता दिलाने के लिए या मान्यता मिलाने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो उनसे भी हम सीखते हैं और हमसे भी वो सीख के जाते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि समाज के नए लोग कार्यकर्ता आके जैसे अटेंड करते हैं और फिर वो जो प्रभावित होते हैं, लाइक वाइज जो हमारे इस अधिवेशन में जो गेस्ट स्पीकर्स आते हैं, इंक्लूडिंग द चीफ गेस्ट, तो ये लोग भी हमारी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं कि सही मायने में बाबा साहब और फुले साहब के आंदोलन को और हमारे महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने में कमिटेड लोग हैं। तो ये भावना ज्यादा प्रचार और प्रसारित होती है, तो उससे एक गुडविल पैदा होती है सोसाइटी में, और सोसाइटी में संगठन के प्रति गुडविल पैदा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली आप हर जगह नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी जो इमेज है वो काम करती है। संगठन की जो इमेज बनती है और जो दूसरे साथी आते हैं वो देखते हैं, तो वो इमेज जो जाती है आपकी, तो वो इमेज से आपके संगठन के बारे में लोग प्रभावित होते हैं और एक अच्छा संगठन है करके लोगों को पता
जब लगता है, तो जब आप एक कार्यकर्ता की हैसियत में उस एरिया में जहां आप आज नहीं है, जब वहां आप अपने संगठन का यूनिट बनाने के लिए जाते हो, तो वो लोग होते हैं, हाँ हमें इसके बारे में बताया है कि एक बड़ा अच्छा संगठन है और हम डेफिनेटली इस संगठन से बारे में जानना चाहते हैं और हम इस संगठन को साथ जुड़ना चाहते हैं। अभी अभी मैंने देखा इसी चैनल में कि लोग बोलते हैं कि भाई ये इसका ऑफिस ऑफिस किधर है, हम इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? एक नया आदमी देख रहा है, वो देखता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात समझा रहे हैं। हम जैसे पार्टी के हैसियत में हम जब अभी बिहार में फील्ड वर्क कर रहे थे, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मैंने जो उनका उसको उसको रिव्यू लिया तो बताया कि समाज का तबका उत्साहित है। वो ये कह रहा है कि ये बातें हमें किसी ने समझाई नहीं है और ये बड़ी अच्छी बात है और हम इसके साथ जुड़ेंगे। तो ये कब हो रहा है? इस आंदोलन का जो कमिटेड कार्यकर्ता है वो फील्ड में जाके समझा रहा है। तो जैसे हम समझाते तो ये उसका एक पॉजिटिव असर हो रहा है और हमें मुझे लगता है कि इसको निरंतर बनाए रखना है। और इसमें कुछ रह गया इस सवाल में, कुछ कभी-कभी छूट जाता है। हाँ, नहीं सर, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि ये जो ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी जो होता है, उसको अधिवेशनों में किस तरह से ख्याल रखा जाता है, या उनकी इन्वॉल्वमेंट एक मिशनरी झील उसमें पैदा करने के तहत किस तरह से उसको तैयार किया जाता है या उसको इन्वॉल्व करते हैं सोसाइटी के हर सेक्शन को? हर सेक्शन को आप देखिए ना, इसलिए हम देखिए कि इसमें हम फैमिली के साथ लोग आते हैं। इस अधिवेशनों में फैमिली के साथ लोग आते हैं। जो फैमिली के साथ लोग आते हैं तो जो कार्यकर्ता जो है उसका तो फुल इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन फैमिली का बहुत बार उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है? पर लेकिन जब वो फैमिली आती है वहां और वो देखती है कि हमारे घर के जो मेंबर है, मेल मेंबर है, या जहां फीमेल मेंबर ज्यादा एक्टिव है, तो वहां उसका मेल मेंबर जब वहां आता है अधिवेशनों में तो वो प्रभावित होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि मतलब महिलाएं आती है तो महिलाएं प्रभावित होती है। तो वो जो 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 फैमिली लेवल के ऊपर इस काम को करने के लिए बहुत बार उनको फैमिली के तरफ उनका जितना ख्याल रहना चाहिए वो नहीं रहता। जितना समय अपने फैमिली को, अपने बाल बच्चों को देना चाहिए वो नहीं दे पाते। तो इसलिए फैमिली बहुत बार नाराज रहती है। लेकिन जब अधिवेशनों में जब आते हैं तो उनको लगता है कि एक अच्छा काम में हमारे घर के लोग कर रहे हैं और हमें इनका साथ सहयोग देना चाहिए, तो वो दायरा बढ़ता है। स्टूडेंट्स आते हैं, वो समझते हैं कि भाई हमारे जो अधिकार है, हमारे शिक्षा के अधिकार है और अल्टीमेटली ओवरऑल हमारे हमारे व्यक्तिगत विकास का मामला है, उसके लिए ये मूवमेंट काम कर रही है। तो इसकी जो समझ उनमें जो विकसित होती है उसकी वजह से वो उनके साथ ज्यादा मात्रा में फिर जुड़ते हैं। तो हर तबका जुड़ता है। अब इसमें अभी ये इंडिया जो है एक कास्ट रिडन सोसाइटी है, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। लेकिन हमने भिन्न भिन्न जाति में जो हमको डिवाइड करके रखा है और हमको जो आइडेंटिटी उन लोगों ने जो असाइन किया है, तो उन भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न धर्म के लोगों के पास जाके जब हम ये समझाते हैं कि भाई हम ये जाति वाति हमारी कोई नहीं है, ये तो इन्होंने हमें दिया है, अगर हमें ही कुछ बनना होता तो हम क्यों, मतलब जिनको इन्होंने अछूत बनाया है, शूद्र बनाया है, जो समाज जीवन में अपमानित होते हैं, तो क्यों हम अपमानित जीवन जीना चाहते हैं? कोई व्यक्ति जो है समाज में अपमानित जीवन नहीं जीना चाहता। इवन ए रिक्शा पुलर, वो अपनी रोजी रोटी के लिए रिक्शा पुलिंग करता है, लेकिन वो अपमान सहना नहीं चाहता। लेकिन ये आइडेंटिटी जो है, इससे हम अपमानित होते हैं। तो जब उनको हम ये समझाते हैं कि भाई ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है, हमारी सही आइडेंटिटी है यहाँ के हम मूल निवासी है, तो फिर उसको समझ में आता है। तो उससे आप ये देखेंगे कि आज वामसिप के अधिवेशनों के माध्यम से भिन्न भिन्न धर्मों में हमारे लोग हैं, भिन्न भिन्न जाति में हमको डिवाइड करके रखा है, वो सभी लोग
यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और बामसेफ के अधिवेशनों की एक खासियत ये है कि वहां पता ही नहीं चलता कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, और कौन किस राज्य का है, और कौन सी भाषा बोलता है। जो भी है वो मूल निवासी है। तो ये जो होमोजिनिटी निर्माण करने का जो मामला है, वो बामसेफ ने पिछले 40 साल के अपने प्रयास से बहुत ज्यादा मात्रा में समाज जीवन में होमोजिनिटी लाने का काम किया है। और आज लोग अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशन फुलफिल करने के लिए, इकट्ठा आने के लिए, मतलब ललायत है, आना चाहते हैं इकट्ठा अपनी। और मैंने परसों भी ये बताया कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा है कि जो पॉलिटिकल पावर है ये कुछ लोगों की बपौती रही है, और ये 90% का जो तबका है, ये तबका जो है इससे अधिकारों से और पॉलिटिकल पावर से वंचित रहा है। लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा देर तक दे डोंट वांट टू बी रूल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे वांटेड टू गवर्न देमसेल्व्स। ये बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 का जो उनका स्पीच है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट स्पीच, उसमें उन्होंने कहा दे वांटेड टू गवर्न देमसेल्व्स। तो ये बात अब लोग समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे, और ये लोग बहुत ज्यादा मात्रा में जुड़ रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सिर्फ 2 साल में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने मतलब पूरे इलेक्शन प्रक्रिया में उतरे और अपनी ताकत के बल पे उतरे हैं। किसी से कोई समझौता नहीं और किसी से कोई लेन देन नहीं, अपनी अपनी आंदोलन, अपनी ऑब्जेक्टिव, अपनी आइडियोलॉजी के साथ जब हम फील्ड में उतरे हैं तो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में अभी धीरे 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 जुड़े। इट में टेक टाइम, पर एक समय ऐसा आएगा कि वो उसको क्वांटम जंप मिलती है। शुरू शुरू में धीमी गति से काम होते रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसको क्वांटम जंप मिलती है और इमीडिएटली रिजल्ट्स आना, बड़े पैमाने में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। तो आप ये देखेंगे कि महिलाएं इसमें इन्वॉल्व हो गए ज्यादा, बामसेफ के इसमें अधिवेशनों के माध्यम से विद्यार्थी हुए, यूथ हुए हैं, और भिन्न भिन्न जाति के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, भिन्न भिन्न धर्म के लोग इन्वॉल्व हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि वो अपनी ये सभी आइडेंटिटी खत्म करके मूल निवासी आइडेंटिटी के साथ बड़े पैमाने पे जुड़ रहे। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अधिवेशनों का और मिशनरी संगठन बनाने की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने विस्तारित रूप में ये जो राष्ट्रीय अधिवेशनों का जो महत्व है और बामसेफ इस संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने के लिए जो इसकी भूमिका है उसके बारे में विस्तारित रूप में आपने बताया। अभी हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में भी है और हमारे पास में कुछ सवाल भी आए हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जो सवाल आए हैं वो सवाल का जो आपके पास सामने रखेंगे। हाँ, जरूर 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 चाहेंगे। हाँ, तो सबसे पहले रवि मोरे जी है महाराष्ट्र से। उन्होंने एक सवाल किया है कि अभी वर्तमान में जिस तरह से जिस दौर से मतलब समाज गुजर रहा है, उस दौर में आज के तारीख में ये ध्यान में आता है कि कार्यकर्ताओं को जो संगठनात्मक कार्य करने के प्रति जो प्रतिबद्धताएं है, कमिटमेंट्स है, वह थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके लिए क्या किया जा सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल मिस्टर मोरे ने किया है, और मुझे लगता है कि एक तो ये जो ब्राह्मणिक फोर्सेस जो है, ये जो उभार बामसेफ माध्यम से समाज में एक नई चेतना हम पैदा कर रहे हैं, जिसके साथ भिन्न भिन्न जाति के जो जाति में बटे हुए लोग इकट्ठा आ रहे हैं, भिन्न भिन्न स्तर पे जीने वाले लोग इकट्ठा आ रहे हैं। तो एक इसमें एक थ्रेटनिंग सिग्नल हमने भेजा है। अब ये थ्रेटनिंग सिग्नल जो जिन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रोक के रखे हैं, उनको अगर हम अपने अधिवेशनों के माध्यम से और अपने ये मिशनरी संगठन के माध्यम से थ्रेटन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एनिमी फोर्सेस है। तो एनिमी फोर्सेस फिर जो है आपका आपका प्रचार और प्रसार ना हो, इसके लिए हथकंडे वो अपनाएंगे। उनका अपना काम है, लड़ाई है ये। जब ये लड़ाई है तो लड़ाई में
ये चीजें होती है। तो उन्होंने आज जो है इन द नेम ऑफ दी कोरोना पैंडेमिक समाज जीवन में इतना भय पैदा कर लिया है कि आज हमारा समर्पित कार्यकर्ता भी भयभीत हुआ है। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि वो अपनी घरेलू जिंदगी जीने के लिए वो मार्केट में जा रहा है, अपनी सर्विस में जा रहा है, लेकिन बामसेप के काम के बारे में अगर उसको बोले तो बोला ये कोरोना है। ये गलत है। उन्होंने जैसे पहले काम कर रहे थे उसी भावना के साथ समय निकाल के मीटिंगें लगाने के लिए जाना चाहिए। मैं ये समझ सकता हूं कि नए एरिया में अगर आप मीटिंग लगाने जाते हैं तो वहां भी बहुत ज्यादा लोग आपको आज की तारीख में, क्योंकि वो लोग भी भयभीत है, सरकार का दबाव भी है, क्योंकि वो आप उसको पेनलाइज भी करने की मतलब सब ये एक उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। तो उसको आपने आपके परिचित लोगों के यहाँ 5, 10, 15, 20 लोग बैठ सकते हैं। आज उसके लिए कोई मनाही नहीं है। ये आपको समझाना पड़ेगा लोगों को कि भाई कोरोना अपनी जगह है, लेकिन हमने अपनी जिंदगी बंद कर दी है क्या? अपना बंद कर दिया है क्या? जब व्यक्तिगत ना हमने बंद नहीं कर दिया तो हमारा जो सामाजिक जीना है वो कैसे बंद कर सकते हैं? फिर वो हमारी कमिटमेंट की लेवल में कहीं तो भी समस्या है। अगर हम अपना व्यक्तिगत जीवन बराबर चल रहा है कोरोना होते बावजूद भी, लेकिन हमारा सामाजिक जीवन में कोरोना बाधा पैदा करता है, ऐसी जो सोच है ये गलत है। हमने निकलना चाहिए, हमने निकलना चाहिए घर के बाहर, और 5-10 किलोमीटर के अंदर भी आपके एरिया आपके बस्ती में भी आपने मतलब जो अभी जैसे धुलिया शहर से ये सवाल आया है, धुलिया शहर की डिफरेंट डिफरेंट बस्तियां है। अब वो सभी लोग तो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो जिन बस्तियों के लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो जैसे पहले हम काम करते थे तो हमने जाना चाहिए उन बस्तियों में, मीटिंगें लेनी चाहिए। हो सकता है वहां के लोग भी डरे हुए हो तो ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन वो बातें भी आपने पहले उनसे कंटैक्ट टेलीफोनिकली कंटैक्ट करके उनको बताना चाहिए कि भाई हम आपके यहाँ आएंगे, 10-5 मिनट बैठेंगे, चर्चा करेंगे करके। तो इससे ये जो है उनका कमिटमेंट हम सिक्योर करेंगे, और कमिटमेंट सिक्योर करेंगे तो हमारा कमिटमेंट दिखेगा तो दूसरे लोग कमिटेड पैदा होंगे। तो ये जो कमियां आई हुई है इसको हमने डिसरिगार्ड करना चाहिए, कानून के दायरे में रह के करना चाहिए। अगर मास्क पहनाओ बोलते तो पहनो, हा? तो वो बात अलग है, लेकिन ये काम बंद नहीं करना चाहिए। जो बंद किया हुआ जो नजर आता है, हा? अभी मैंने यहाँ महाराष्ट्र के पार्टी के प्रेसिडेंट मुझे घर में मिलने आए हैं, मिस्टर कोलंबे, और उनके साथ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी पार्टी का मिलने आया। तो वो बता रहा था कि आरएसएस के साथ काम करने वाला, वनवासी आश्रम के लिए काम करने वाला ओबीसी का ही एक भाई पेड है, और वो ये बता रहा था कि अभी अभी मैं आया हूं कि ये 10 बस्तियों में घूम के मतलब ये काम करके मैं अभी अभी आया हूं। उसको बताया हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। क्या दर्शाता है ये? ठीक है वो ऑन पेमेंट बेसिस है, आज हम नहीं कर सकते हमारी, लेकिन कमिटेड तो है ना। जब हम कमिटेड है और आरएसएस का कार्यकर्ता वनवासी आश्रम में जाके 10 मतलब बस्तियों में टोलों में जाके घूम के आया और समझा के आया है, ये बताया है। ट्राइबल बस्तियों में गए और उन्होंने समझा क्या है, क्योंकि वो वनवासी आश्रम में काम करता है। और उसमें उसने जो गया था, महाजन नाम का था, उसने हमारे कार्यकर्ता को बताया कि अभी हम जब जाते हैं ट्राइबल बस्तियों में और उनको हम वनवासी बोलते हैं तो वो नहीं, वो बोलते हैं लोग कि नहीं हम वनवासी नहीं है, हम मूल निवासी है करके। इसका मतलब ये है कि बामसेप ने जो प्रचार प्रसार किया और जो काम किया, तो आज वो ट्राइबल विलेज में जिसमें आप लोग गए नहीं, वहां का हमारा भाई खुद को वनवासी नहीं बोलता, खुद को मूल निवासी बोल रहा है, जहां हम गए नहीं लेकिन हमारा विचार गया। तो आप ये देखेंगे कि ये जो हमने जो ताकत पैदा की और समाज में जो बदलाव लाया सोचने का, तो आज हमारे विरोधी कैंप में डर है कि ये ऐसा ही अगर बढ़ते रहा तो एक दिन ये जो खुद का जो शासन है, जो गवर्निंग क्लास बनना चाहते, ये बन जाएंगे। और इसलिए ये सब हथकंडे हमारे खिलाफ में यूज कर रहे हैं, और हम इसको नहीं समझ के हम घर में बैठेंगे।
मेरी रिक्वेस्ट है हमारे सभी साथियों को जो मुझे सुन रहे हैं, स्पेशली कैडर्स, मतलब हमारे आंदोलन के जो कैडर्स है जो मुझे सुन रहे हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने घर में नहीं बैठना चाहिए, उन्होंने जाना चाहिए। हो सकता है 15 लोग नहीं मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, लेकिन हर दिन ये काम करना चाहिए जैसे वो लोग करते हैं, तभी हम कहेंगे कि हम अपने आंदोलन के समर्पित कार्यकर्ता है और कमिटेड कार्यकर्ता है। जी बहुत धन्यवाद सर। एक और सवाल है कि समाज में दो तरह के कार्य होते हैं, एक है राजनीतिक तौर पर, दूसरा है सामाजिक स्तर पर। तो एक तरह अगर हम लोग हमारा दुश्मन को देखते हैं तो दुश्मन हमारा मतलब अगर कांग्रेस और बीजेपी भी है तो वो वक्त आने पर दोनों मिल जाते हैं और हमारे जो फोर्सेस है या हमारे समाज के जो नेता चुन के आ सकते हैं, ऐसे लोगों को वो दरकिनार कर देते हैं। तो ये जो उनकी सोच है, उसी सोच के तहत हमारे समाज के जो लोग हैं या हमारे समाज की जो पार्टियां हैं वो इकट्ठा क्यों नहीं आती है, या फिर हमारे समाज के जो सामाजिक संगठन है जो फुले अम्बेडकरी नाम को लेकर चल रहे हैं, ये सामाजिक संगठन भी एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठा क्यों नहीं आते? ऐसे दो सवाल कार्यकर्ताओं की ओर से। ये देखिए, एक तो ये बात अभी वो अपने एक्शन से उन्होंने प्रूव कर दिया। हम शुरू से, बामसेफ जिस दिन पैदा हुई तब से हमने ये स्टैंड लिया है कि कांग्रेस और बीजेपी ये दो नहीं है, ये एक ही है। ये हमने शुरू से स्टैंड लिया है, ये हम बता रहे लोगों को, लेकिन और समझा भी रहे, लेकिन समाज की सोच उस लेवल तक, जिस लेवल तक हमारी बनी हुई है, उस लेवल तक उनकी नहीं बनी। वो हमारी बात सुन लेते हैं लेकिन हमारी बात समझते नहीं है। लेकिन हमारी बात वो समझे, इसके लिए उन्होंने एविडेंसेस दे दिए। मैंने परसों भी ये कहा कि हरियाणा में जब बीएसपी के माध्यम से लड़ रहे थे तो अडवाणी ने ये कहा कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देते तो कांग्रेस को दीजिए। और अभी जो राजस्थान में जो हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी मिल गई है और बीटीपी को हरा दिया उन्होंने, उनका जो कैंडिडेट था। तो इसका मतलब वो दो नहीं है, एक ही है। एक तो ये बात अब लोगों को कम से कम ये एग्जांपल्स देके तो समझाया जा सकता है कि हम इतने सालों से आपको बता रहे और आप नहीं समझ रहे, देखो ये क्या हो रहा है, कि वो दो अलग नहीं है करके। अभी अभी तृणमूल कांग्रेस है, कल तक वो कम्युनिस्ट थे पहले, फिर वो तृणमूल कांग्रेस में आए और अभी बीजेपी में जा रहे करके। तो ये क्या दर्शाता है? वो अलग नहीं है, वो रूलिंग क्लास है और वो रूलिंग क्लास हमारे ऊपर रूल करने के लिए जहां से भी वो रूलिंग स्थिति में आने की संभावना है वहां वो चले जाते हैं और उसको चुन के लाते हैं और हमारे लोग उनके पिछड़ू बनते हैं। ये चीजें समझानी चाहिए, ये अनुभव से समझानी चाहिए, ये जो एग्जाम्पल्स है उसके माध्यम से समझानी चाहिए। एक तो बात ये है। दूसरा ये लोग है, जैसा आपने कहा कि हमारे समाज के सामाजिक संगठन इकट्ठा क्यों नहीं आते, हमारे समाज के पॉलिटिकल संगठन इकट्ठा क्यों नहीं आते? क्योंकि वो तो एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। वो एक ऑब्जेक्टिव के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ऑब्जेक्टिव तो मोटा समझ लिया, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए रास्ता उन्होंने दूसरा नापा और वो कहते हैं कि मैंने जो रास्ता बनाया है इसी रास्ते से ये काम होगा, इसको कैसे हल करेंगे? ये समस्या है। आप लोग जैसे सवाल आया है, ये समस्या है कि भाई ये डिफरेंट सामाजिक संगठन इकट्ठा क्यों नहीं आते। एक तो ये है कि वो जो उसमें जो लोग है नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों को ऑब्जेक्टिव लोग बताने के लिए तो ऑब्जेक्टिव के साथ है, लेकिन उनका फोकस जो है सेल्फ पे रहता है। अगर एक संगठन फुले आंबेडकराइट आंदोलन को सक्सेस करने के लिए सामाजिक संगठन लगा और वाई संगठन भी लगा हुआ है, तो इनको इकट्ठा आने में क्या समस्या है? इसमें कोई समस्या नहीं। उनका अगर उनका जो रोड मैप अलग अलग है तो रोड मैप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई कौन सा रोड मैप ठीक रहेगा, दो में से या तीसरा निकाल के करो, लेकिन इकट्ठा आने में क्या समस्या? लेकिन नहीं आते। नहीं आने का मुख्य कारण है उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो विजन है,
वो ऑब्जेक्टिव पर नहीं है फोकस, वो उनके सेल्फ के ऊपर है कि मैं और ये अगर इनके साथ में इकट्ठा आ गए तो प्रेसिडेंट कौन होगा। उनकी ये समस्या है, उनकी ये समस्या है, इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, वो होगा या मैं होऊंगा। तो इसका मतलब जो है, उसका विजन जो है रियली ऑब्जेक्टिव के ऊपर नहीं है, उनका विजन जो है सेल्फ के ऊपर है, प्रेसिडेंट कौन होगा। इस आंदोलन में जहां हम चला रहे इसमें प्रेसिडेंट कौन होगा ये समस्या नहीं है। इसमें तो कई बार मतलब मीटिंगों में मैंने देखा, अरे भाई अभी इनका टेन्योर खत्म हो गया, अभी आपने ये जिम्मेवारी संभालना चाहिए, बोलता नहीं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम नहीं करना चाहते। ये देखो, मतलब एक एक कमिटेड, हम काम करेंगे लेकिन ये जिम्मेवारी हम नहीं संभालेंगे। क्यों? क्योंकि उस जिम्मेवारी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यू हैव टू डेडिकेट मोर, और वो उस लेवल का कमिटमेंट कार्यकर्ता देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उन्होंने उस लेवल पे तैयार होना चाहिए। They should willingly take the responsibility at the national level. They should take willingly responsibility at the state level and district level, जहां भी उनको responsibility दी जाती है, and they should prove with their commitment to the objective कि भाई हम इस objective के साथ लगे और अपनी पूरी जितनी ताकत है, मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक और फाइनेंशियल, वो लगा देनी चाहिए और प्रूव कर देना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उनके साथ जो दूसरे साथी है उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम ये कर सकते हैं। तो वी मस्ट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो हम मतलब ये जो सेल्फ के ऊपर जिनका विजन फोकस्ड है, उनसे अगर कोई अपेक्षा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक तो ये, अब पॉलिटिकल वाले क्यों नहीं आते? पॉलिटिक्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो एक्चुअली इस आंदोलन के माध्यम से हमने सत्ता में आना चाहिए, ये उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया है। इसलिए आप ये देखेंगे कि बाबा साहब जाने के बाद इस आंदोलन में जो करता धरता थे, गायकवाड़ साहब थे, वो कांग्रेस के साथ लग गए। ये हमारे गवई साहब वो लग गए कांग्रेस के साथ, और अब बहुत सारे लोग ये बीजेपी के साथ भी लग गए। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए है कि उन लोगों में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी चीज है। हर कार्यकर्ता में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अपने ही रोड मैप से हासिल कर सकते हैं। उनमें ये कॉन्फिडेंस उन लोगों में नहीं है। वामसेप के माध्यम से जो आंदोलन चला, इसमें ये कॉन्फिडेंस है, और इसलिए कि भाई हम ये कर सकते हैं। तो ये इसलिए वो इकट्ठा नहीं आते, क्योंकि हम कर नहीं सकते, तो फिर पिछला किसी से बना है, फिर वो क्या देने वाले हैं? वो जो देंगे वो लो और खाओ और अपना अपना व्यक्तिगत विकास करो। तो हमें व्यक्तिगत जितना विकास करना है वो हमारा हुआ है, और हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें अपने समाज का विकास करने की जो बात है, और ये इस बारे में हम बहुत क्लियर है कि ये आंदोलन की साथ सीधी लड़ाई जो है ब्राह्मणिकल फोर्सेस के साथ है। वो ये लेन देन का मामला इसमें नहीं है। ये सभी कार्यकर्ताओं ने समझ लेना चाहिए कि भाई हम उनसे डिमांड करेंगे और वो हमको दे देंगे। जिन्होंने हजारों साल से नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद भी नहीं दिया, उन लोगों को हम मांगेंगे और वो हमको दे देंगे। ये नहीं हो सकता। हम वी मस्ट थ्रो देम आउट। हम अपने लोगों को उस लेवल पे तैयार करें कि अल्टीमेटली मस्ट थ्रो देम आउट एंड कैप्चर द पॉलिटिकल पावर। उसके लिए हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और इस आंदोलन के सभी कार्यकर्ताओं ने इसी के लिए काम करना चाहिए। ये इधर उधर की चीजें इनके साथ जाएंगे, उनके साथ जाएंगे और डिफोकस हो जाएंगे, ये इससे नहीं होने वाला। तो इसलिए हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का अलायंस पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। हमने कहा, कई प्रेशर आ रहे मुझे एज ए पार्टी प्रेसिडेंट, मुझ पर ये प्रेशर है कि अलायंस क्यों नहीं कर लेते। मैं बोला किससे अलायंस करें, किससे अलायंस करें? आप ये तो बताइए कि अलायंस किससे करें। नहीं, वो भी सब अम्बेडकराइट है। भाई अम्बेडकराइट है तो अलग अलग क्यों है? अलग अलग क्यों है? तो ये चीजें हमें इस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। और फिर भी मेरे दिमाग में ये भावना है, लेकिन ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से लोगों को बुला के कि एक बार इन सब लोगों को, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, और उनको
एक बार इकट्ठा बुलाए। कल भी मैं मतलब नागेश चौधरी को भी सुन रहा था, उन्होंने भी यही कहा, हर आदमी ये कह रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जिस आंदोलन को लेके हम चले उस वक्त भी ये थे समस्या। जब कांशीराम जी के साथ हमने काम किया तो कांशीराम ने कभी सब लोगों को इकट्ठा लाने का कार्यक्रम नहीं किया। जी सर। वास्तव में जब हमने जब अपना काम बढ़ाया तो बाकी संगठनों के लोगों को यह समझ में आया और उन्होंने अपना काम छोड़ के वामसेप के दायरे में आके काम करना शुरू। यही सही तरीका है, अपना काम अपनी लगन से अपनी मेहनत से बढ़ाओ। लोग आपके साथ तब आते हैं, कोई मतलब जो है जो वीक है उसके साथ कोई नहीं जाता। संसार में वीक के साथ कोई नहीं जाता। रामदास आठवले के साथ बीजेपी वाले नहीं आए, बीजेपी वालों के साथ रामदास आठवले गया। इसका मतलब जो ताकतवर है उसके साथ लोग जाते हैं। अगर ये प्रिंसिपल है तो वामसेप के लोगों ने और इस आंदोलन में जितने भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन्होंने ये समझ लेना चाहिए हम अपनी ताकत बढ़ाएं तो लोग हमारे साथ आएंगे। तुम हमारे साथ आओ, तुम हमारे साथ आओ, ऐसे नहीं लोग आते। अपनी ताकत बढ़ाओ, समझा, ताकत बढ़ाओ मतलब समझाओ लोगों को इसी से होने वाला है करके। जिस दिन वो समझ जाएंगे आपके साथ जुड़े, और जुड़े हैं लोग। आज जो 1977 में 78 में जो स्थिति थी उससे कई गुना अच्छी स्थिति क्यों हुई? लोग जुड़े। क्यों जुड़े? क्योंकि वामसेप ने अपना मिशनरी आंदोलन जो चलाया है, वो जो समर्पण दिखाया है, इसकी वजह से वो जुड़े हुए हैं। इसको और तेजी से बढ़ाओ और वो जुड़ेंगे। और ये जब ताकत बढ़ेगी तो ये जो सामाजिक संगठन है और छोटे छोटे दूसरे भी पॉलिटिकल संगठन, वो सब तुम्हारे साथ आएंगे। अन्यथा आप लोगों को इकट्ठा करके करने की जो बात है उसमें कुछ नहीं होगा। फिर भी ये मेरा विचार है, लेकिन फिर भी लोगों की भावनाओं का हमने आदर करना चाहिए। लोगों की ये भावनाएं है कि हमने सबने इकट्ठा आना चाहिए, तो हम उसको अनादर नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से हमने प्रयास करना चाहिए और उनको उनको प्रयास करके बुलाना चाहिए और बताओ भाई क्या करना है, कैसे करना है, हा? और उसके बारे में जितने भी लोग साथ में आएंगे उसमें उनको लेके आगे बढ़ेंगे। एक बार प्रयास करना चाहिए ताकि इस आंदोलन के लोगों के ऊपर कोई बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं करे कि इन लोगों ने इसमें प्रयास नहीं किया, ये लोग विरोध कर रहे थे। ये इस आंदोलन के लोगों को किसी को बोलने का मतलब मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए लेकिन अभी अगर बुलाने से भी लोग नहीं आते, हमारे अपने लोग नहीं आ पा रहे, जैसे मैंने बात किया आपको इनफॉर्मली, तो दूसरे लोगों को भी बुलाने से वो आएंगे नहीं। भावनाएं अपनी जगह, सब लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए, लेकिन जब आने की प्रक्रिया के लिए आप काम करना शुरू कर देते तो लोग ही नहीं आते, आपके अपने नहीं आ पा रहे इस माहौल में। तो ये माहौल अगर एक बार ठीक हो जाता है तो हम डेफिनेटली एक बार प्रयास करेंगे। और ये जो भिन्न ऐसी मेरी व्यक्तिगत सोच है, मेरी व्यक्तिगत सोच बंधनकारक नहीं है, मैं एचओआर में रखूंगा और एचओआर में रख के अगर एचओआर ये कहता है कि हाँ एक बार करना चाहिए, हाँ, मैं अपनी दलीलें दूंगा उसमें। और अगर और क्योंकि लोगों की भावनाओं का अनादर करना, जिन लोगों को हम साथ में लेके चलना चाहते हैं उन लोगों की भावनाओं का अनादर करना ये कोई सोल्यूशन तो है ही नहीं, उनको समझाना ही सोल्यूशन है। तो उनका आदर करते हुए क्या पॉसिबल है उस पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करके हमने आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवाल तो काफ़ी है लेकिन समय की कमी है और हम सभी सवालों को यहाँ नहीं ले पाएंगे। सर, इस आज के इस कार्यक्रम में ये जो विषय रखा गया था कि वामसेप को राष्ट्रीय मिशनरी संगठन बनाने में अधिवेशनों की भूमिका, तो ये तो हो गया कि मतलब आज तक का अधिवेशनों का जो दौर रहा उसके तहत आपने विस्तृत तौर पर कार्यकर्ताओं को बताया कि किस तरह से आज तक की भूमिका रही है और कार्यकर्ताओं को किस तरह से कमिटमेंट संगठन के ऑब्जेक्टिव के साथ या फुले अम्बेडकरी ऑब्जेक्टिव के साथ होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी जिस दौर से आपने कहा कि मतलब अभी समाज गुजर रहा है या जिस दौर से जितनी मतलब कठिनाइयाँ या जो चेंजेस सोशो पॉलिटिकल लेवल पे समाज के अंदर हो रहे हैं उसके तहत निश्चित तौर पर एक मिशनरी कार्यकर्ता का जो रोल है या मिशनरी कार्यकर्ता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उतने ही मतलब मल्टीपल टास्क के तहत वो बढ़ गई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए और आने वाले दिनों की जो
मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे या जो चैलेंजेस रहेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए आप कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मेरा मैसेज यही है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव के साथ पक्के रहिए और आप हर दिन ये काम करिए। ये काम हर दिन करने से ही होगा। और मुझे ये लगता है कि ये जो मीटिंगे, कैडर कैंप और अधिवेशन, जैसे परसों धम्मी साहब ने भी ये कहा कि ये जितने भी, मैं धम्मी साहब के साथ एग्री करता हूं, ये हमने अपने कैडर कैंप, मीटिंगे और अधिवेशन लगाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अधिवेशन लगाने से वो पब्लिक डोमेन में जाती है बातें। तो न सिर्फ बामसेब के लगने चाहिए, मूल्य संघ के भी लगने चाहिए, जितने भी हमारे विंग है उनके लगने चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही लगेंगे तो ये जो कार्यकर्ता जो घर में बैठा है ना, वो कार्यकर्ता घर में कैसे बैठेगा? अगर वो कमिटेड कार्यकर्ता बोलता है, समर्पित कार्यकर्ता बोलता है, तो वो उनके साथ जो लोग हैं उनको उस अधिवेशनों में लाएगा, नए लोगों को उसमें जाके प्रचार प्रसार करेगा, समझाएगा, लोगों को लाएगा। तो उससे जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो, और डेफिनेटली आज देश जो है बहुत ही मतलब भयानक स्थिति से जा रहा है। मतलब एक तो आइडियोलॉजिकली, बाकी तो आर्थिक स्थिति तो खराब है ही, कर दिया उन्होंने। और ये हेल्थ वाला भी, स्वास्थ्य की स्थिति भी खराब कर दिया। लेकिन सबसे बड़े आइडियोलॉजिकली आप ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी के तहत देश नहीं चल रहा है। देश आज जो है डिक्टेटोरियल लाइन पे चल रहा है। और इसलिए वही भाषण में बाबा साहब ने ये कहा था, वो जो 25 नवंबर 1949 का जो स्पीच है, कि भाई ये आप लोगों ने समझना चाहिए, इस देश में जो रूल कर रहे हैं उन लोगों ने ये समझना चाहिए कि लोगों का भरोसा अगर आप में नहीं है, और आप मतलब उनके जो हक और अधिकार जो है उसके खिलाफ में काम कर रहे हैं, उनको अगर नहीं देते हैं, तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो मतलब हमने बड़ी प्रयास से जो बना है, इसको ये लोग ध्वस्त कर देंगे। और आज वो स्थिति है। इन लोगों ने डिसाइड किया है कि अधिकार नहीं देना है, तो इसलिए आज हमें बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है, और वो उसके लिए घर के बाहर निकलना जरूरी है, और नहीं निकलेंगे तो फिर ये नहीं होगा। तो मेरा मैसेज जो है हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे समाज के जो लोग हैं हमारे कार्यकर्ताओं के अलावा, कि उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरा साथ सहयोग करना चाहिए। और और हमारे कार्यकर्ताओं ने समाज में जाकर निरंतर ये काम करना चाहिए। यही मेरा ख्याल है, मैसेज मेरा आज की इस अवसर पर रहेगा। जय भीम, जय भीम। जी, जय भीम, जय मिलिया सर। आपने बहुत सही जानकारी और विस्तृत जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को, व्यूवर्स को दी है। और उनका जो रोल है, आज तक का जो रोल रहा है और आने वाले दिनों का जो रोल रहा है, उस पर निश्चित तौर पर उन्हें अच्छा मार्गदर्शन मिला है। आज आप एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में पर्सपेक्टिव कार्यक्रम में आए, आपने आपका अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ सर। जय भीम, जय मलिवासी। जय भीम, जय भीम। सर, आपसे इजाज़त लेते हुए कल का जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम यहाँ घोषणा करना चाहते हैं। कल जो विषय है 21 दिसंबर है, सोमवार है, और कल के दिन जो प्राइम टाइम चर्चा है, वो प्राइम टाइम चर्चा में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बाबा साहब के जो सहयोगी है, राजा साहब बी श्याम सुंदर, जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। तो उनका जो अम्बेडकरी आंदोलन में ओवरऑल योगदान है, उस योगदान के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि कल उनकी जो स्मृति दिन है, उस स्मृति दिन के उपलक्ष्य में बाबा साहब के साथ जो उन्होंने कार्य किया, उस कार्य को लेकर हम कल चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें जो वक्तागण इस विषय पर जुड़ने वाले हैं वे है मूल निवासी डॉक्टर वी.टी. कांबले सर, जो विभाग प्रमुख है माहिती एवं संचालन शास्त्र गुलबर्गा विश्वविद्यालय से है, कर्नाटका से ही है। मूल निवासी प्रोफेसर डॉक्टर H.P. पोर्टे ये भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। ये अधिवक्ता है,
डीन है एवं विभाग प्रमुख है कन्नड़ भाषा विभाग गुलबर्गा विश्वविद्यालय कर्नाटका से। मूल निवासी महादेव कामले जी भी इसके साथ में जुड़ेंगे। ये आयोजक है बी श्याम सुंदर जयंती समिति कर्नाटका में। और मूल निवासी बीबी मेश्राम जो सीईसी सदस्य है वामसेफ से और प्रभारी है कर्नाटका राज्य के, वो भी इसके साथ जुड़ेंगे। तो आप सभी व्यूवर से अनुरोध है कि कल का जो 8:30 बजे का प्राइम टाइम चर्चा सत्र रहेगा, ये इस चर्चा सत्र में जरूर जुड़िए। और जो आज का विषय था पर्सपेक्टिव में, उस विषय का जो वीडियो है वो फेसबुक और यूट्यूब पर रहेगा, उसी लिंक के तहत रहेगा। तो आप इसे पुनः देख सकते हैं, पुनः उस विषय को सुन सकते हैं, पुनः अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं और बाकी कार्यकर्ताओं को भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ बामसेफ का इस साल का जो 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन है वह 26 और 27 दिसंबर को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में होने जा रहा है। तो आप इस अधिवेशन को भी अपने इसके जो रिसोर्सेस है, इसके लिए जो लगने वाले रिसोर्सेस है, आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और आर्थिक रूप से भी इसको साथ और सहयोग कर सकते हैं। तो ये आज का जो पर्सपेक्टिव कार्यक्रम है, ये पर्सपेक्टिव कार्यक्रम आज हम यही समाप्त करते हैं। सभी व्यूअर्स को और सभी कार्यकर्ताओं को पुनः एक बार जय भीम, जय मूल निवासी।